2018 की बात है। मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा था। भूटान की सरहद के पास एक छोटे से गांव में मेरी पोस्टिंग थी। ऑफिस का वक्त भी काफ़ी फ्लेक्सिबल था, जिसकी वजह से मैं आमतौर पर दोपहर 2 बजे के करीब घर लौट जाता था। चूँकि गांव में बिजली आती जाती रहती थी और मैं उस वक्त गेमिंग का भी शौकीन था, इसलिए मैंने पास के ही एक कस्बे में किराए पर रहने का फ़ैसला किया और अपनी मोटरसाइकिल से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी तय करके रोज़ाना ऑफिस जाता था। सड़क पक्की और अच्छी भी थी, लेकिन 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई घर नहीं थे, बल्कि सिर्फ बांस के जंगल थे। और जब तक कि सड़क नेशनल हाईवे से नहीं मिल जाती, सड़क की बस यही कंडीशन थी। तो एक दिन दोपहर के वक्त 3 बजे के आसपास मैं अपने घर लौट रहा था और आधा रास्ता ऑलरेडी तय कर चुका था। सड़कें आमतौर पर खाली होती थी, बस कोई कार या कोई आदमी अपने जानवरों के साथ दिखाई देता था। विजन इतना क्लियर होता था कि किसी चीज़ की एक झलक भी आपका ध्यान उसकी तरफ ले जाती थी। ऐसे ही मैंने यहाँ एक औरत को देखा जो आदिवासी कपड़ों में थी और सड़क के किनारे चल रही थी। उसकी उम्र होगी कोई 30 साल। जब मैंने उसे पार किया तो उसके चेहरे को देखने के लिए अपने रियर व्यू मिरर में देखा तो देखता हूँ कि वहाँ कोई नहीं है। ये देखते ही मैंने अपनी बाइक रोक दी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे लिए उस वक्त ये एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था और वो भी दिन के उजाले में। इसलिए डरने के बजाय मैं जांच पड़ताल करने लगा। सड़क के दोनों किनारों पर सिर्फ बांस के पेड़ थे और एक भी घर नहीं था, इसलिए उसके वहाँ से अचानक से गायब होने का कोई चांस नहीं था। अगर वो कहीं जाती तो मुझे दिखाई देती। कुछ देर तक देखने के बाद मैंने वहाँ पर पेशाब कर दिया और फिर अपनी बाइक स्टार्ट की और घर चला गया। शाम को कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मैं देर रात 1 बजे तक गेमिंग करता रहा और फिर सोने चला गया। करीब आधी रात के 3 बजे अचानक से भयानक डर के साथ मेरी आँख खुल गई। मैंने अपनी आँखें खोली, लेकिन बॉडी को हिला नहीं पाया। मैंने सोचा कि ये स्लीप पैरालिसिस है, जो अक्सर मेरे साथ होता रहता था, इसलिए मुझे पता था कि इसे कैसे डील करना है। मैंने अपने जिस्म को हिलाने की कोशिश नहीं की, बस अपनी आंखें बंद कर ली और इसके ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे पीछे से ठंडे हाथों से गले लगा रहा है। मैं उस ठंडक को अपने पूरे जिस्म में महसूस करने लगा। अब मुझे घबराहट सी होने लगी, क्योंकि मैंने इससे पहले स्लीप पैरालिसिस के दौरान कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था और मैं समझ चुका था कि मेरे रूम में मेरे अलावा भी और कोई है, जिसे मैं देख तो नहीं सकता पर महसूस कर सकता हूँ। मैंने डरते हुए उससे पूछा, कौन है? कुछ देर बाद एक मीठी और सुरीली आवाज़ में जवाब आया, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे नाम से क्या करोगे? अब मैं पूरी तरह से घबरा गया। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने पूछा, क्यों? तो उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं पता कि कब वापस से मेरी आंख लग गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे तेज़ बुखार हो गया और मैं ऑफिस नहीं गया, बल्कि घर पर ही रुका रहा। उस दिन मैं बहुत परेशान था, यही सोच के कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे अकेले रहने में भी डर लग रहा था और रात को अकेले सोने में भी, क्योंकि मैं एक नए शहर में था, बिल्कुल अकेला, और मेरे पेरेंट्स भी स्टेट के दूसरे कोने में रहते थे, इसलिए उन्हें इमरजेंसी में बुलाना भी मुमकिन नहीं था। फिर से रात हुई और उस रात फिर से वही सब रिपीट हुआ। मुझे फिर से वही सब महसूस हुआ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश की। मैं चुपचाप लेटा रहा और बुखार में मन ही मन में दुआ करता रहा। मुझे फिर से आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। मेरे पति ने मुझे नहीं चाहा, इसलिए उसने मुझे जान से मार दिया। मेरे गांव जाकर पूछ लेना, पता चल जाएगा। मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता चला कि मैं फिर से कब सो गया। अगले दिन मैंने ऑफिस जाने की तैयारी की, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि आज मुझे इस पहेली की तह तक पहुंचना है। मैं ऑफिस पहुंचा और अपने असिस्टेंट से सारी बात बताई। मेरे असिस्टेंट ने मुझे सलाह दी कि हम उस औरत के गांव जाते हैं, तो मैं और वो मेरी बाइक पर उस गांव के लिए निकल पड़े। उस गांव में करीब 15 से 20 घर थे और एक चाय और किराना की दुकान थी।
हम चाय की दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से बातचीत शुरू की। दुकानदार बहुत ही बातूनी आदमी था। उसने हमें बताया कि वहां रहने वाले एक लकड़हारे की बीवी कुछ दिन पहले फांसी पर लटकी हुई मिली। वहां के ऑफिशियल्स ने इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन जानकारी के मुताबिक हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ को मारा था, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच लगातार झगड़े होते थे, क्योंकि दोनों की शादी खुशहाल नहीं थी। वजह यह थी कि वो औरत शादी के 5 साल बाद भी मां नहीं बन पा रही थी। इसकी वजह से हस्बैंड को गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहा, इसीलिए उसने अपनी बीवी को मार दिया। अब मुझे यह सब कुछ पता चल चुका था जो जानने की मुझे ज़रूरत थी। मेरा असिस्टेंट मुझे एक बाबा के पास ले गया, जिसने मुझसे सब कुछ डिटेल में बताने को कहा और मैंने उसे सब कुछ डिटेल में बताया। तो बाबा ने मुझे डांटा कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो वहाँ रुका और पेशाब किया, और ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं इन 2 दिनों में मरा नहीं बल्कि बिल्कुल जिंदा हूँ। उसके हिसाब से जिनकी जान छीन ली जाती है वो अक्सर अपनी मौत के बाद बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड हो जाते हैं। उन्हें सही और गलत का डिफरेंस नहीं रहता और वो अपने गुस्से को किसी भी इंसान पर निकाल देते हैं जो उनके रास्ते में आता है। और मैंने वहीं पेशाब कर दिया जहाँ पहली बार उस औरत को देखा था। उस बाबा ने मुझे कुछ हराफ दी और कहा इसे अपने दरवाजे और बिस्तर के आसपास छिड़क दो और 7 दिनों तक इसे साफ नहीं करना। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसके बाद उस औरत ने मुझे आज तक कभी परेशान नहीं किया, ना ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी या उसे देखा।